हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में ही हमने ऑडिट प्रोग्राम के बारे में जाना था कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है और कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कंसीडर किए जाते हैं जब भी हम ऑडिट प्रोग्राम के बारे में जानकारी निकालते हैं या ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स दोस्तों जो है हमने दिए हुए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ का ऑडिट प्रोग्राम पूछा जाएगा, जैसे कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कॉलेज के बारे में या हॉस्टल्स के बारे में, हॉस्टल्स के ऑडिट प्रोग्राम बना दो। कभी कभार होटल्स के ऑडिट प्रोग्राम भी आपको पूछे जाते। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो पॉइंट्स तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, और उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल कॉलेज के ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, जो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और ऑडिट प्रोग्राम कॉलेज का किस तरीके से बनता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हम लोग की जो 8 बेसिक की पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स आपको याद करने हैं, जो मैंने ऑलरेडी ऑडिट प्रोग्राम की वीडियो में पुटअप किया है। और वो की पॉइंट्स आपको हर एग्ज़ाम के प्रोग्राम्स में, मतलब आपके जो भी ऑडिट प्रोग्राम पूछे जाएंगे, चाहे वो होटल का हो, चाहे हॉस्टल का हो, या किसी भी रिलेटेड होगा, तो आपको ये 8 की पॉइंट्स जो है वो लिखने ही है। और फिर आपको ये ध्यान देना है कि उसके अंदर कौन से एक्ट आते हैं, उनसे अंदर कौन से प्रोविज़न आते हैं, क्या चेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान देके वहाँ पे डालनी है। जैसे दोस्तों अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉलेज या हम लोग की जो स्कूल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि कॉलेज या स्कूल के लिए कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं रहता। वहाँ पे गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट कर रही है कि किसी स्कूल या कॉलेजेस का ऑडिटिंग करना है तो ही वहाँ पे ऑडिटिंग होती है, वरना वहाँ पे कोई ऑडिटिंग नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोई एक्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे हम लोग का चेक करने के लिए क्या रहता है, तो यहाँ पे 2 मेन डॉक्यूमेंट रहते हैं। एक तो हम लोग का रहता है ट्रस्टी डीड, है ना, जहाँ पे हम लोग डीड का मतलब क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि कौन हमारी स्कूल को चला रहा है, कौन हमारी कॉलेज को चला रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, किसको पैसे मिल रहे हैं, कौन पैसे पे कर रहा है, सब चीज़ वो ट्रस्ट डीड में आती है। तो जब भी ऑडिटर वहाँ पे चेक करने जाता है तो सबसे पहले तो उसका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है ट्रस्ट डीड, और दूसरा हम लोग का रहता है कि हम लोग को यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं या स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे उसको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे उनकी जो बुक्स रहती है, यानी उनकी जो माइन्यूट बुक रहती है जिसमें सब चीज़ें लिखी जाती है, तो वो माइन्यूट बुक को उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होगा, मुझे भी पता है। इसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड हम लोग को कभी टॉपिक नहीं आया। हम अभी तक पढ़ते आ रहे तो पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ते, इसकी वजह से मैं आपको ये ट्रस्ट डीड वगैरह के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों हम पॉइंट्स को देखते हैं कि किस तरीके से पॉइंट्स में इसको एडजस्ट करना है। तो जैसे आपको अगर मैं रिमाइंड करवाऊँ, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन के लिए हम लोग का क्या रहता है कि किस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर मैंने स्टार्टिंग में बताया किसको चेक करेगा, ट्रस्ट डीड को चेक करेगा, वो वहाँ पे ट्रस्ट डीड को पूरी तरीके से ऑडिट करेगा। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग का रहेगा एक्ट एंड प्रोविज़न। एक्ट एंड प्रोविज़न के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक्ट और प्रोविज़न नहीं रहता, तो इसकी वजह से ऑडिटर क्या करेगा, तो मैनेजिंग कमेटी की एक छोटी सी बुक रहती है जिसको हम लोग माइन्यूट बुक बोलते हैं, तो वो माइन्यूट बुक को वो चेक करेगा कि वो माइन्यूट बुक में क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, फिर उनके कौन कौन से एक्ट वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो माइन्यूट बुक में सिंपल सी चीज़ यही रहता है कि कौन से एक्ट स्कूल या कॉलेजेस जो है फॉलोअप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मुंबई स्टेट में रह रहे हैं तो मुंबई के कोई पर्टिकुलर एक्ट रहते हैं, वो माइन्यूट बुक में लिखे रहते हैं, वो मुंबई के स्कूल और कॉलेजेस को फॉलो करना है। वही चीज़ अगर गुजरात में हम लोग जाते हैं तो गुजरात के एक्ट कुछ अलग रहते हैं, तो गुजरात के रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो ऑडिटर को पहले तो सबसे पहले ये माइन्यूट बुक को पढ़ लेना है, उसको ये देखना है कि जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस है वो कौन से एक्ट के बेस पे चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो बेसिकली हम लोग का, एक तो हम लोग ने ट्रस्ट डीड पढ़ लिया और दूसरा हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने एक्ट पढ़ लिए। थर्ड हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है अकाउंटिंग सिस्टम। ये चीज़ भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। अकाउंटिंग सिस्टम के लिए मैंने वहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोग का P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो हम लोग के बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलने चाहिए, है ना। लेकिन दोस्तों अगर हम स्कूल और कॉलेजेस के बारे में अगर देखते हैं तो स्कूल और कॉलेजेस कोई भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठा रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे P&L अकाउंट स्टेटमेंट ना बना के यहाँ पे कौन सा बनता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, जिसको ऑडिटर चेक करता है। फिर इसके अलावा हमारा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट सेम रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम और एक्सपेंडिचर जो रहता है नॉर्मली हमारा एक्सपेंस वगैरह जो होता है या जो इनकम आती है वो रहता है, और जो हम लोग का दूसरा है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में हम लोग कैश फ्लो को चेक करते हैं कि कैश कितना इनफ्लो है और कैश कितना आउटफ्लो है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, तो ऑडिटर को दोनों चीज़ों को ऑडिट करना पड़ता है और उसके साथ साथ उसको बैलेंस शीट को भी ऑडिटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। यहाँ पे स्कूल डील कर रही है हमारे पैसों के साथ, यानी पेरेंट्स के पैसे लग रहे, बच्चों के पैसे लग रहे, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, पब्लिक मनी आ रहा है। पब्लिक मनी आता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अब ऑडिटर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक करता है, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी हो गया, पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया, फिर उसके बाद बुक्स या पीरियोडिकल्स जो खरीदे हैं, लाइब्रेरी की बुक्स खरीदी है, उनके कुछ रिसिप्ट या पेमेंट रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें चेक हो रही है कि नहीं, वो भी उनको ध्यान देना है। ठीक है, फिर फिफ्थ हम लोग का दिया हुआ है वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट। दोस्तों वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट और वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट, इसमें कुछ और अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है। कौन कौन से रिसिप्ट्स को ऑडिटर चेक करता है, कौन कौन से पेमेंट्स को ऑडिटर चेक करता है अकॉर्डिंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो आपको सारी पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स लिख दो जो आपके एट द पॉइंट दिमाग में आ जाए जब आप एग्ज़ाम्स में बैठते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं पढ़ाने के लिए तो सब कुछ पढ़ा दूंगी, लेकिन इसमें से एग्ज़ाम्स में कितने याद रहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम जैसे अगर हम देखेंगे, हम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो स्कूल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो स्कूल के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रहती है। एक तो स्कूल में आता है ट्यूशन फीस, दूसरा हम लोग का आता है जिम खाना, ठीक है, तीसरा हम लोग का रहता है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, ओके। फिर उसके बाद हम लोग का अगर डोनेशन वगैरह कर रहे हैं वो रहता है, फिर हमारे गवर्नमेंट ग्रांट्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को किस में आती है, स्कूल्स में आती है। तो ऑडिटर को क्या करना है, इन चीज़ों को वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट की फ़ीस के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला ही हमारा पॉइंट दिया हुआ है कि स्टूडेंट की फ़ीस अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो रिसिप्ट को वो किस तरीके से चेक करेगा। तो वो रिसिप्ट को कैसे चेक कर सकता है, अटेंडेंस रजिस्टर और हमारी फ़ीस रजिस्टर है उनको कंपेयर करके ऑडिटर उसको चेक कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऑडिटर को ये भी देखना है कि वहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं, यानी कैलकुलेशन सारे सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ओके। ये हम लोग का हो गया ट्यूशन फीस, या हम लोग की जो एग्जामिनेशन फ़ीस है या हमारी स्कूल फ़ीस है उसके ऊपर आता है, ठीक है। सेकंड हम लोग का रहता है लाइब्रेरी फ़ीस, यानी जो लाइब्रेरी की फ़ीस रहती है जिसमें लाइब्रेरी के नॉर्मल उनका यूजेज का तो फ़ीस आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे जो बुक इस्तेमाल हो रही है, वहाँ की क्लीनिंग की फैसिलिटी, एसी की फैसिलिटी, वो सारी चीज़ों का जो पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है उनको भी ऑडिटर को चेक करना पड़ता है, यानी सारे बुक्स अकाउंट के जो है वो चेक करने पड़ते हैं, ओके। तो लाइब्रेरी एक अलग चीज़ हो गई। फिर थर्ड हम लोग का हो गया एंट्रेंस फ़ीस। एंट्रेंस फ़ीस का मतलब दोस्तों क्या होता है, हर साल कोई ना कोई नई स्कूल में हम लोग का एडमिशन लेता है या नए कॉलेजेस में हम लोग का एडमिशन होता ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हर जगह पे एंट्रेंस फॉर्म दिया जाता है जिसके साथ एंट्रेंस फ़ी ली जाती है। अगर आप कॉलेज में फ़िलहाल पढ़ रहे हो, आपने तो इतना पूरा जो हम लोग का पहाड़ है वो पार कर लिया, आप सभी को ये पता, अभी तो आप अपनी फ़ीस खुद से भर रहे हो, है ना। तो आप सभी को ये पता है कि वहाँ पे जब भी आप कॉलेज में एंटर करते हो तो आपको 50 रुपये का फॉर्म, 200 रुपये का फॉर्म, कभी कभार वो फॉर्म 1000 रुपये का भी रहता है। तो वो फॉर्म की फ़ीस आपकी ली जाती है, जिसके ऊपर आपके ना डिटेल्स तो आते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर आता है, जिससे ये पता चलता है कि ये फॉर्म जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो वो फॉर्म की फ़ीस अलग रहती है, वो फॉर्म की ऑडिटिंग भी अलग होती है। तो ऑडिटर को क्या करना है, जितने एंट्रेंस फॉर्म हर साल आते हैं उसको चेक करना है, और उसमें उसको ये भी देखना है कि हर फॉर्म के पे प्रिंसिपल की जो सिग्नेचर है वो वैलिड हो, ओके। तो ये हम लोग का थर्ड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ऑडिटर को दूसरा क्या चीज़ देखना है, तो उसको ये देखना है कि कहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कॉलरशिप के पैसे आ रहे हैं कि नहीं, कितने आ रहे हैं, वो बच्चों को मिल रहे हैं कि नहीं, तो वो सारी चीज़ों को भी ऑडिटर चेक करता है। और लास्ट हम लोग का है, अगर गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दिया है, गवर्नमेंट ने कोई छूट दी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आप बोलूँ तो ST/SC और OBCs को काफ़ी टाइम पहले ऐसे साइकिल्स दिए गए थे, फिर कुछ टाइम पहले लैपटॉप्स प्रोवाइड कर दिए थे। 11th-12th अगर गुजरात स्टेट की बात कर रहे हैं तो 11th-12th के लिए भी अगर जो पास हो रहे 75% और अबव पे, तो उनको लैपटॉप दिए जा रहे थे।
तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिल रहे हैं। तो वो ग्रांट्स कॉलेज में आ रहे हैं कि नहीं, या स्कूल्स में आ रहे हैं कि नहीं, और बच्चों को मिल रहे हैं कि नहीं, वो भी चेक किया जाता है। तो ये काम किसका रहता है, ऑडिटर का। तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑडिटिंग या ऑडिट प्रोग्राम बनाने बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पॉइंट्स लिख देने हैं और उसको अपने कुछ थॉट्स है वो डालने हैं। जैसे भी मैंने ये काफ़ी इजीली बता दिया स्कूल्स में क्या क्या चीज़ें आती है और ऑडिटर किसको ऑडिटिंग कर सकता है। तो वैसे ही आपको, अगर आपको एग्ज़ाम में किसी के रिलेटेड भी आया, फॉर एग्जांपल जिम खाने के रिलेटेड आया, तो आपको ये सोचना है कि जिम खाने के एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, किसको चेक कर सकते हैं, किसको चेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बेस पे आपको ऑडिटिंग करना है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट। दोस्तों अभी हमने रिसिप्ट के बारे में पढ़ा। रिसिप्ट का मतलब नॉर्मल सेंस हमने क्या देखा कि कितना पैसा आ रहा है और वो किस तरीके से चेक किया जा सकता है या कौन चेक करता है। नेक्स्ट हम लोग का कैश पेमेंट है। पेमेंट मतलब हम लोग कहाँ कहाँ पे पैसे दे रहे हैं। अब अगर स्कूल या इंस्टीट्यूशन है तो स्कूल या इंस्टीट्यूशन में पेमेंट कहाँ पे होता है, नॉर्मल सेंस में हम सैलरी पे करते हैं ना। किसको पे करते हैं, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, या वहाँ पे कोई एम्प्लॉय वगैरह काम करता है जैसे कि प्यून्स वगैरह हो गए, तो उनको हम पैसे पे करते हैं। तो वो पैसों की भी एक सैलरी स्लिप रहती है, तो वो सैलरी स्लिप से ऑडिटर जो है वो ऑडिटिंग चेक करता है। फिर उसके बाद वो अपॉइंटमेंट लेटर्स को भी चेक कर सकता है, कैश बुक को चेक कर सकता है, पासबुक को चेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बैंक से दी जाती है ना। तो वो बैंक के स्टेटमेंट को भी निकाल सकता है, जिससे उसको ये पता चलेगा कि जो पैसे उसको मिल रहे हैं या दिख रहे हैं वो एग्जैक्ट है कि नहीं, जो फिगर उसको मिल रहा है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से किए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बड़े बड़े खर्चे। तो कभी स्कूल ने समझो बेंचेस वगैरह खरीद लिए सारे क्लास के लिए, या एसीज वगैरह प्रोवाइड कर दिए बच्चों के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग का हो गया। तो वो हम लोग का चेक किया जाता है कि उसकी बिल्स वगैरह जो स्कूल है उनके पास है कि नहीं है। ठीक है। फिर थर्ड, अगर कोई स्टेशनरी वगैरह परचेस कर रहा है, फर्नीचर परचेस कर रहा है, तो उसको भी केयरफुली स्टडी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती, कैश पेमेंट से। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग के 6 पॉइंट जो है वो ख़त्म हुए। फिर 7th हम लोग का दिया हुआ है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैंने ऑडिट प्रोग्राम में क्या बताया था कि सारे असेट्स को जो है वो उनके वैलिड स्टेटमेंट के साथ चेक किया जाता है। अब जैसे कि अगर हमारे स्कूल है तो वहाँ पे कौन कौन से असेट्स नॉर्मली आते हैं, कैश आता है ना। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस आता है। फिर उसके बाद स्टॉक आता है जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं। फर्नीचर आता है ना। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे असेट्स उस जगह पे है कि नहीं, और विथ वैल्यू, जो करंट वैल्यू है वो करंट वैल्यू चल रही है कि नहीं, वो भी ऑडिटर को चेक करना है। और इसके अलावा अगर कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशंस ने कहीं पे उधारी कर रखी है तो वो लायबिलिटी की भी उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके। फिर उसके बाद लास्ट हम लोग का दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये सारी चीज़ें होने के बाद ऑडिटर को ये देखना है कि सारे एक्सपेंस जो है वो कैपिटल और रेवेन्यू यानी अपने अपने अकाउंट में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैपिटल एक्सपेंस कौन से रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंस कौन से रहते हैं, जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, है ना। तो वो एक्सपेंस और इनकम जो है अपनी अपनी जगह पे गया है कि नहीं, वहाँ पे अगर कोई चूक रहा है तो उसको वो भी करेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको फाइनल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑडिट प्रोग्राम बनता है एक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूशन का। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी प्रोग्राम दिया जाएगा, जैसे कि हम लोग की जिम खाने के बारे में बताया या हम लोग के होटल्स के बारे में बढ़ा है, तो सबसे पहले तो ये 8 पॉइंट्स जो है वो आपको कंपलसरी डालने ही डालने, उससे आपको कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आप उसके अंदर प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हो, जिससे आपका आंसर जो है थोड़ा बहुत हाईलाइटेड होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना या डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।